जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एक बार फिर से अग्निवीर स्पेशल टॉप 30 प्रश्न। क्या देखने वाले हैं? अग्निवीर स्पेशल टॉप 30 प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपके अग्निवीर भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। ये जीएस जीके के प्रश्न हैं और साथ ही जिस भी एग्जाम में आपकी जीएस जीके आती है उस सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है, तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, और कांटों की फिक्र मत करो मेरे दोस्त, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। कांटों की फिक्र मत करो मेरे दोस्त, क्योंकि दुआएं तुम्हारे साथ बहुत हैं। साथ ही सबसे पहले तो हमारी माँ दुआ कर रही है। माँ के अलावा पिताजी की दुआ, दुआ क्यों नहीं लगेगी सर? आप जब आप मेहनत करेंगे तो फिर दुआ क्यों नहीं लगेगी? झुकना होगा खुदा को तुम्हारे सामने, भगवान को तुम्हारे सामने झुकना होगा। भाई एक इंतज़ार कर रहा है आपका, एक बहन आपकी इंतज़ार कर रही है कि मेरे भाई की नौकरी लगेगी। तो ये सारी की जो दुआएं हैं, वही कह रहा है कि तुम चलने का हौसला तो करो मेरे दोस्त, दिशाएं बहुत हैं, और कांटों की फिक्र क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारे साथ माता पिता की दुआएं बहुत हैं। चलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है, अहोम साम्राज्य और मुगल सेना के बीच सराय घाट का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्या कह रहा है, जो एक तो आपका अहोम साम्राज्य पूछा गया है और दूसरा कौन सा? मुगल, यानी कि मुगलों की सेना के मध्य कौन सा युद्ध? सराय घाट का युद्ध। ये कब हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो सभी साथी याद रखेंगे 1671 में। कब साथी? 1671 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। अहोम साम्राज्य कहाँ का था सर? बात करेंगे अहोम साम्राज्य की, तो ये अहोम साम्राज्य आपका असम क्षेत्र का था। कहाँ का? असम का। इसका पूर्णतः अधिकार गुवाहाटी वाले क्षेत्र पे था। कहाँ पर था साथी? गुवाहाटी वाले क्षेत्र पर था। और अहोम साम्राज्य का राजा हुआ करता था राम सिंह प्रथम। कौन हुआ करता था? राम सिंह प्रथम। ठीक है, ये अहोम साम्राज्य का राजा हुआ था करता था। लेकिन इसका एक प्रमुख सेनापति भी था, जिसका क्या नाम था? आप याद रखेंगे, लाचित। लाचित नाम था। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। लाचित बोड़फुकन नाम था। क्या नाम था? लाचित बोड़फुकन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। लाचित बोड़फुकन जो ये सेनापति था, इसने साथ ही इतना कुशल नेतृत्व किया कि हजारों की मुगलों की सेना को मात्र 5 से 10 हज़ार सैनिकों ने, कितने? मात्र 10 हज़ार सैनिकों ने लगभग आपके इसमें क्या किया? मुगलों की हजारों की सेना को हरा दिया। साथ ही इतना भयंकर ये युद्ध हुआ, सराय घाट का युद्ध। ये आपका अक्सर चर्चा में नहीं रहता, क्योंकि जो आपके मुसलमान आपके इतिहासकार हुए वो नहीं मानते, क्योंकि उन्हें स्वीकार नहीं होता कि मुगलों की भी हार हुई थी। इस समय मुगल बादशाह कौन था? तो सभी को पता होगा इस समय कौन था? आपका अकबर था। क्योंकि अकबर का, सॉरी अकबर नहीं था, आपका अकबर नहीं था, वो ये था आपका औरंगजेब। सॉरी, कौन था? याद रखेंगे, औरंगजेब था। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब इस समय बादशाह था और इसकी बुरी तरह इसकी सेना को हराया गया था। उस समय अहोम साम्राज्य का राजा कौन हुआ करता था? राम सिंह हुआ करता था। और इसके सेनापति थे लाचित बोड़फुकन जी। इन्होंने एक अच्छा नेतृत्व किया, क्योंकि असम में क्या होता है साथी, आपका बारिश का मौसम ज़्यादा रहता है। आपने देखा होगा मेघालय असम वाले क्षेत्र में क्या रहता है? मौसम बारिश का रहता है। तो वहाँ की ये जो लोग थे, ये परिचित थे किस तरह से युद्ध करना है। और जो यहाँ से दिल्ली से सेना गई थी, इनको इतना वो नहीं था अनुभव कि किस तरह से लड़ना है। ठीक है, इसी कारण ये हार गए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और लाचित बोड़फुकन के बारे में याद रखेंगे, क्योंकि लाचित बोड़फुकन जी का एक जन्मदिन होता है। इसी दिन असम में क्या मनाते हैं? लाचित दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं साथी? इसी दिन असम में लाचित दिवस मनाते हैं। और सब सर कब मनाते हैं? तो याद रखेंगे 24 नवंबर को। अति महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। सराय घाट के युद्ध के सेनापति लाचित को याद करने के लिए असम सरकार क्या मनाती? लाचित दिवस मनाती है और 24 नवंबर को मनाती है। मुगलों को इन्होंने हराया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करें साथी हम कब की? 1757 की। तो 1757 को हमने कई बार डिस्कस किया है। इसमें आपका रॉबर्ट क्लाइव कौन था? एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव था, क्लाइव के अलावा दूसरी तरफ कौन था? सिराजुद्दौला था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के अलावा कौन था? सिराजुद्दौला था दूसरी तरफ। और ये क्या होता है, इनके बीच जब युद्ध होता है तो इसमें सिराजुद्दौला का एक सेनापति था। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र क्या कर देता है साथी? गद्दारी कर देता है। जब गद्दारी कर देता है तो सिराजुद्दौला को मीर जाफ़र का एक पुत्र होता है, वो बीच मैदान में ही मार देता है धोखे से। इस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। तो याद रखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य 1757 का युद्ध होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक बात और याद रखेंगे, 1658।
1658 की घटना क्या है सर? तो याद रखेंगे 1657-58 में जो औरंगजेब था ये क्या बना था? बादशाह बना था। औरंगजेब क्या बना था साथी? औरंगजेब आपका ये क्या बना था? बादशाह बना था मुगल साम्राज्य का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लोक नृत्य से है, शास्त्रीय नृत्य से। कह रहा है सत्रिया एक लोक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? क्या कह रहा है साथी? सत्रिया एक लोक नृत्य शैली है और इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो सभी को पता होगा क्योंकि हमने एक क्लास डिस्कस की थी आपसे अशास्त्रीय नृत्य की, उसमें आपका असम राज्य सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्रिया आपका कहाँ से हो जाएगा? असम, क्योंकि हमने बताया था, आपको ट्रिक बताई थी कि छत्री को हराना आसान नहीं है, तो छत्री से बनाएंगे आप सत्रिया और आसान से क्या बनाएंगे? असम बनाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सत्रिया आसाम का हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में क्या था? भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम। नृत्य करते करते भरत कहाँ पर पहुँच गया था? तो तमिलनाडु में पहुँच गया था, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में बात करेंगे कुचिपुड़ी। क्या याद करेंगे? कुचिपुड़ी। और हमने आपको ट्रिक बताई थी साथी, कुचिपुड़ी में दादा क्या कहते थे? कच्ची पूड़ी नहीं खाना है बेटा वरना अंधे हो जाओगे। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक में क्या होता है? तो कर्नाटक में एक नृत्य होता है जिसका यक्षगान है। ये आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है यक्षगान, हालांकि एक लोक नृत्य है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यक्षगान आपका कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है, ये भी याद रख लेंगे आप लोग। ठीक है, अच्छे से, अच्छा सा प्रश्न है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोदा बेटा। क्या कह रहा है साथी? दोदा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? आप बताएंगे दोदा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, जो आपका नीलगिरी पर्वत है। कौन सा? आपका जो नीलगिरी पर्वत है ये आपका कहाँ पर पड़ता है? ये आपका केरल और आपका तमिलनाडु दोनों के जॉइंट में पड़ता है, क्योंकि इस यहाँ पर आपका तमिलनाडु हो गया, ये केरल हो गया, तो इन दोनों के बीच में एक पर्वत श्रेणी बनी है जिसका नाम क्या है? आपका नीलगिरी है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी यहीं पर पड़ती है जिसका नाम क्या है? आपका दोदा बेटा। याद रखेंगे, क्या नाम है? दोदा बेटा इसका नाम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करें दोदा बेटा की तो ये नीलगिरी हो जाएगी। इसके अलावा विंध्याचल पर्वत की सर सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो याद रखेंगे ये अमरकंटक है। कौन सी? अमरकंटक चोटी है। और अमरकंटक ये आपकी नर्मदा नदी वाली नहीं है, ये झारखंड की जो आपकी पहाड़ियाँ हैं उनकी ये सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, याद रखेंगे, झारखंड की पारसनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हीं की सबसे ऊंची वहीं पर पड़ती है झारखंड में। कौन सा पर्वत? आपका विंध्याचल पर्वत, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें अरावली की, तो अरावली के बारे में आप लोग याद रखेंगे, ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। दुनिया की सबसे कहती है प्राचीनतम पर्वतमाला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन है? आपकी अरावली है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है साथी? याद रखेंगे, गुरु शिखर इसका नाम है। ठीक है, क्या नाम है साथी? सभी याद रख लेंगे, गुरु शिखर। ठीक है, और गुरु शिखर की हाइट कितनी है? तो याद रखेंगे 1722 मीटर। कितनी? 1722 मीटर। ठीक है, इसको याद रखेंगे अच्छे से। इसके अलावा बात करें सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा पर्वत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है आपकी धूपगढ़ की चोटी। क्या हो जाती है? जो आपका धूपगढ़ चोटी है इसकी हाइट लगभग 1350 मीटर है और इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है सतपुड़ा और विंध्याचल ये मुख्य रूप से आपके कहाँ पर पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में। हालांकि गुजरात और झारखंड छत्तीसगढ़ में भी हैं, लेकिन मुख्यतः कहाँ पर पड़ते हैं? सतपुड़ा और विंध्याचल मध्य प्रदेश में। कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी आता है जो आपका मिर्जापुर वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स संगठन का सदस्य नहीं है? आप बताएंगे इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो याद रखेंगे, पहली बात तो आपका चीन ब्रिक्स का सदस्य हो जाएगा। देखो सी आया है, चीन हो गया। ब्राज़ील में क्या आया? बी आया, तो ब्राज़ील हो गया। इसके अलावा रूस में क्या आया? आर आया है। ठीक है, ब्रिक्स में याद रखेंगे कुछ इस तरह से हम क्या लिखते हैं? ब्रिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ब्रिक्स लिखते हैं। ब्रिक्स में क्या है? पहला तो ब्राज़ील हो गया, रा से क्या हो गया? रसिया हो गया, आई से क्या हो गया? आपका इंडिया हो गया। क्या हो गया साथी? इंडिया हो गया। सी से क्या हो गया? चाइना हो गया। और एस से हो गया आपका साउथ अफ्रीका। क्या हो गया? साउथ अफ्रीका हो गया। ठीक है, ब्रिक्स में कुल आपके कितने देश शामिल हैं? तो जितने अक्षर उतने ही देश। ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं। इससे पहले ब्रिक्स की स्थापना कब हुई सर? तो ब्रिक्स की स्थापना आपकी 2009 में हुई थी और इस समय केवल ये ब्रिक नाम से जाना जाता था। किस नाम से? ब्रिक नाम से। और इसकी पहली बैठक हुई थी कहाँ पर? तो याद रखेंगे, रूस में। ठीक है, और इसके बाद वर्ष 2010 की बात आती है तो इसमें क्या हो जाता है? आपका ब्रिक्स में एस शामिल हो जाता है, यानी कि साउथ अफ्रीका शामिल हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ? तो 2010 में। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे। इसके अलावा सर यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आपके दिमाग में आ रहा होगा तो याद रखेंगे क्वाड का मेंबर है। किसका है? क्वाड का मेंबर। और क्वाड में कितने देश हैं? आपका हो जाएगा इंडिया, इंडिया के अलावा यूएसए, यूएसए के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अलावा कौन हो जाएगा? जापान। यानी कि 4 देश शामिल हैं क्वाड में। और क्वाड की स्थापना कब हुई थी?
तो ये भी याद रखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में इसको छाप के बताएंगे कब क्वाड की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। इसको आप लोग छाप के बताएंगे जो आपका क्वाड है इसकी स्थापना कब होती है, ठीक है, अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए अगर, तो आपका कौन हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। और गोवा में मात्र 2 जिले हैं। कितने जिले हैं साथी, गोवा में मात्र 2 जिले हैं, ये याद रख लेंगे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। लेकिन हम बात करें अगर 2011 की जनगणना की, कब की, 2011 की जनगणना की, तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर थी, कैसी, सबसे कम जनसंख्या, तो याद रखेंगे आपके सिक्किम में हो जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक अच्छा प्रश्न है। इसके अलावा बात करें हम किसकी, त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा जो है आपका ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। किससे, आप याद रखेंगे बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। इसके अलावा बात करें हम, देखो त्रिपुरा तो हो जाएगा आपका बांग्लादेश से। इसके अलावा मिजोरम, तो मिजोरम में हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ का चेराव जो डांस होता है, कौन सा, चेराव डांस, या फिर इसको क्या कहते हैं साथी, बम्बू डांस भी कहते हैं, बम्बू डांस भी कहते हैं। ये आपका कहाँ का है, अति महत्वपूर्ण है, मिजोरम का हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। क्या कह रहा है साथी, जो हुंड्रू जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है। तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे जो हुंड्रू है ये आपका स्वर्ण रेखा नदी पर हो जाएगा। कहाँ पर, स्वर्ण रेखा नदी पर। और कहाँ पर है सर, तो याद रखेंगे झारखंड में। कहाँ पर है, आप इसको कंफर्म करके बताएंगे, झारखंड है या छत्तीसगढ़, ठीक है। इसको आप लोग कंफर्म करके बताएंगे, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है, अच्छे से याद रख लेंगे। बात करें हम कृष्णा नदी की, तो याद रखेंगे कृष्णा नदी आपकी एक जलप्रपात पड़ता है शिव समुद्रम जलप्रपात। क्या पड़ता है, शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जो परियोजना है ये आपकी आंध्र प्रदेश में बनी है कृष्णा नदी पर, और यहीं पर इसको शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बात करेंगे शरावती नदी की, तो शरावती नदी में आपका क्या हो जाएगा, याद रखेंगे जोग जलप्रपात। कौन सा, जोग, या फिर इसी को हम साथी कहते हैं गरसोप्पा। क्या कहते हैं, गरसोप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं साथी, याद रखेंगे गरसोप्पा कहते हैं, ठीक है। गरसोप्पा के अलावा इसको अब गांधी सागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गांधी सागर, महात्मा गांधी के नाम पर है, ये लेटेस्ट नाम रखा गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे जोग या गरसोप्पा कहाँ पर है, ये शरावती पर नदी पर है, और ये भारत का सबसे ऊंचा है। कैसा, याद रखेंगे भारत का सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा, सबसे ऊंचा, ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है साथी, ये आपका हो जाएगा शरावती। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, 100वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस देश के साथ किया गया था। आप याद रखेंगे जो 100वां संविधान संशोधन होता है भारतीय संविधान में, ये बांग्लादेश के साथ होता है। किसके साथ, याद रख लेंगे सभी साथी, बांग्लादेश के साथ होता है। इसको हम 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, 3 बीघा कॉरिडोर, ठीक है। 3 बीघा कॉरिडोर क्वेश्चन पूछ ले किससे संबंधित है, तो भारत बांग्लादेश के मध्य हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। और ये इसमें क्या होता है, भारत का 100वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत जो भारत का कुछ क्षेत्र था साथी, ये आपका बांग्लादेश के अंतर्गत आता था। जैसे आपका ये आपका इस तरह से कुछ बांग्लादेश है, किस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। जैसे आपका बांग्लादेश है ये आपका, तो इस बांग्लादेश में कुछ यहाँ पर आसपास क्षेत्र पड़ता था, 3 बीघा क्षेत्र वो आता था बांग्लादेश में। तो और कुछ बांग्लादेश का हिस्सा यहाँ पश्चिम बंगाल में आता था। तो इस कारण इन्होंने क्या किया, जो पश्चिम बंगाल था ये भारत ने ले लिया, और ये जो था ये बांग्लादेश को दे दिया, ठीक है, याद रखेंगे। इस तरह से 3 बीघा कॉरिडोर का क्या हुआ था, 100वां संविधान संशोधन भारत में किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की बात करें तो सभी को पता होगा 1947 में ये 14 अगस्त को हमसे अलग हो गया, और 14 अगस्त को हमने क्या मनाया, 14 अगस्त को मनाया महान विभाजक विभीषिका दिवस। क्या मनाया, महान विभाजक विभीषिका दिवस मनाया, और पहली बार 2022 में मनाया, ये भी याद रखेंगे। बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था सर, और इसमें याद रखेंगे इसके लिए सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन, इन 2 संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में 1975 में मिला लिया गया, ठीक है, याद रखेंगे। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन और 36वें 2 संविधान संशोधन होते हैं, इसके तहत 1975 में भारत में मिला लिया जाता है, ठीक है। ये एक बड़ी कहानी है, ठीक है। अब पहले अर्धराज्य का दर्जा पहले मिलके देख लीजिए हमारे साथ कैसा लग रहा है, उसके बाद अब हमारे ही हो गए, ठीक है। इस तरह से 35वां और 36वां संविधान संशोधन हुआ था। लेकिन बात करेंगे म्यांमार की, तो म्यांमार जो देश था साथी ये पहले हमारा हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1935 में अंग्रेजों ने एक अधिनियम लाया, और उस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत 1937 में क्या किया, ये जो म्यांमार था इसको अपने भारत से अलग कर दिया, ठीक है। म्यांमार में एक बड़ी प्रसिद्ध जेल है जिसको मांडले जेल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें आपके भारत के कई
अच्छे जो क्रांतिकारी थे उनको इसमें कैद में रखा गया था, ठीक है, याद रखेंगे। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया, और म्यांमार का पुराना नाम सभी को पता होगा, बर्मा था, ठीक है। और इसकी पुरानी राजधानी भी रंगून थी, लेकिन अब नई राजधानी हो गई है नेपीता। क्या हो गई है? नेपीता इसकी नई राजधानी हो चुकी है, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारत में संविधान सभा के चुनाव किस वर्ष आयोजित किए गए? देखो, जिन्होंने 1946 याद किया था उनका तो काम हो चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन वो गलत करके ही आएंगे, लेकिन आपको पूरा याद रखना है जुलाई 1946। क्या याद रखना है साथी? आपको याद रखना है जुलाई 1946, ठीक है। इस समय भारत के क्या हुए थे? संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे। और सर कितनी सीटों पर हुए थे? तो याद रखेंगे टोटल इस समय सीटें थी 389। कितनी थी? 389। और इन सीटों में क्या हुआ था? इसमें 208 सीटें आपकी जीती थी किसने? तो याद रख लेंगे आपकी कांग्रेस ने। किसने जीती साथी? कांग्रेस ने, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा जो आपकी 73 सीट थी, 73 सीट थी, ये इंडियन मुस्लिम लीग ने जीती थी, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा जीती गई थी। इसके अलावा बात करें आपकी 93 सीट, ये आपकी देसी रियासतों को दी गई थी। किसको? जो आपका देसी भारत था, देसी भारत, इन रियासतों को 93 सीटें दी गई थी। इसके अलावा 15 और सीटें जो थीं, ये एक छोटी छोटी जो पार्टियां थीं, स्वराज दल या फिर आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इस तरह की जो पार्टियां थीं, ये 15 पार्टियों ने मिलकर 15 सीटें जीती थी, याद रखेंगे। तो 389 टोटल सीटों पर चुनाव होता है, जिसमें 208 आपका कौन जीतता है? कांग्रेस जीतता है। 93 आपकी देसी रियासतों के पास जाती हैं। और ये याद रखेंगे देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया था, इनको क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मनोनीत किया गया था, इन्होंने भाग नहीं लिया था चुनाव में। और 73 सीटें किसने जीती थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा, AIML के द्वारा, ठीक है। और 15 सीटें आपकी अन्य पार्टियां जो छोटी मोटी थी उन्होंने जीती थी। लेकिन क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने आपने अलग से देश मांग लिया, तो इसके बाद क्या हुआ? भारत में केवल साथी 299 सीटें बची। कितनी बची? देखो 389 थी, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग तो अलग देश मांग चुकी थी, तो इसके लिए भारत के पास 299 सीटें बची थी। कितनी? 299। और कितनी वापस चली गई थी? तो आप इसको घटाकर कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ साथी? इसमें 299 सीटों पर जब पुनः चुनाव हुए तो 296 सीटों पर चुनाव किए गए, ठीक है। और 296 सीटों पर इसमें चुनाव हुए, जिसमें 70 मनोनीत किए गए थे। और इन्हीं चुनाव में आपकी 15 महिलाएं, यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, संविधान सभा में कितनी महिलाओं का चुनाव हुआ था? तो 15 महिलाएं का चुनाव हुआ था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रख लेंगे। 15 महिलाएं संविधान सभा में चुनी गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर हमने क्या देखा? तो याद रखेंगे जुलाई 1946, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में चरखा कब रखा गया था? यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा था आपका, तिरंगा क्या था? आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा था तिरंगा, ठीक है। इस तिरंगे में क्या कह रहा है? आपका वो जो चरखा था, आपका क्या था? जो चरखा था, इस चरखे को कब रखा गया, ठीक है, इस चरखे को कब रखा गया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो आप बताएंगे ये चरखा कब रखा गया था, ठीक है। इस चरखे की बात करें साथी, तो ये 1931 में, कब? 1931 में इसको रखा गया था। इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा था, इसमें चरखा कब रखा गया? 1931 में। इसके अलावा आपने देखा होगा तिरंगे झंडे के आकार का भी एक वो था आपका, आपकी जो पार्टी बनाई थी स्वराज पार्टी, सॉरी, जो गांधी जी, माफी चाहेंगे, जो आपके सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी बनाई थी, आपकी कौन सी बनाई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। उनका भी झंडा क्या था? इस तरह से तिरंगा था, लेकिन उसमें क्या था? रॉयल बंगाल टाइगर बना था। लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इनके तिरंगे में क्या बना था? आपका जो ये आपका चरखा था गांधी जी का, ये बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1931 में। इसके अलावा 1920 में सर क्या हुआ था? तो याद रखेंगे 1920 में आपका हुआ था नागपुर अधिवेशन। क्या हुआ था? नागपुर अधिवेशन। और कल हमने इसको डिस्कस किया था। और इसी अधिवेशन में आपके राघवाचार्य आपके हेड थे। कौन थे? राघवाचार्य जी हेड थे। और इस अधिवेशन का क्या हुआ था? इसमें आपका असहयोग आंदोलन पास हुआ था। क्या हुआ था? जो आपका असहयोग आंदोलन था, कौन था? असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन को क्या किया गया था? पास किया गया था, ठीक है। इसको याद रखेंगे अच्छे से। 1929 में सर क्या हुआ था? तो 1929 में कांग्रेस में लाहौर में अधिवेशन हुआ। किसका? कांग्रेस में जो लाहौर का अधिवेशन था, ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। और इसी अधिवेशन में भारत ने 30 जनवरी 1930 को, कब? 30 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की थी, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। नेहरू जी ने कहा था कि अगली जनवरी को हम क्या मनाएंगे? इसी अधिवेशन में क्या मनाएंगे साथी? तो याद रख लेंगे, इसमें क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 30 जनवरी को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? अगला प्रश्न कह रहा है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? क्या कह रहा है साथी? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। क्या है आपकी? पाक जल संधि। देखो, पाक जल संधि का मतलब क्या होता है? पाक का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। आप पाकिस्तान से नहीं लगाएंगे। जो आपका पाक होता है, इसका अर्थ क्या होता है? पवित्र होता है, ठीक है, पवित्र होता है।
और ये जल संधि किस किस के मध्य है, तो आपकी भारत और श्रीलंका के मध्य है। लेकिन बात करें कील नहर की, कील नहर क्या है, तो ये उत्तरी सागर को किससे जोड़ती है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे, ठीक है। उत्तरी सागर को किससे जोड़ती है, आप इसको छाप के बता देंगे, ठीक है, अच्छे से। इसके अलावा हम बात करें जिब्राल्टर जल संधि की, किसकी, तो याद रखेंगे जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो साथ ही आप लोग याद रख लेंगे जिब्राल्टर जल संधि आपकी भूमध्य सागर से, कहाँ से, याद रख लेंगे। यदि आपके पास मैप है तो आप ढूंढेंगे उसमें भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के बाद इस तरह से पुर्तगाल वाला कुछ हिस्सा लटका होगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर अफ्रीका नीचे कॉन्टिनेंट आ जाता है, और इस तरह से यहाँ पर क्या बनी है, जिब्राल्टर जल संधि बनी है। यहाँ पर एस आकृति का आपका कौन सा सागर है, तो याद रखेंगे अटलांटिक महासागर। कौन सा, आप सभी याद रख लेंगे, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है साथी, तो याद रख लेंगे भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है, तो इस संधि का नाम है जिब्राल्टर की जल संधि, ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे आपकी बेरिंग सागर, क्या देखेंगे, बेरिंग जल संधि, तो याद रखेंगे ये एशिया कह सकते हैं हम, एशिया के अलावा, ठीक है, एशिया कह सकते हैं। इसके अलावा आप याद रखेंगे एशिया, और एशिया के अलावा जो आपका उत्तरी अमेरिका है, एशिया के अलावा जो आपका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इन दोनों को कौन अलग करता है, यानी कि एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कौन अलग करता है, आपकी बेरिंग जल संधि, ठीक है। बेरिंग सागर और चुक्की सागर से मिलकर बनी हुई है आपकी बेरिंग जल संधि, और एशिया महाद्वीप को आपके कौन से महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हमसे, निम्न में से कौन सी ध्वनि तरंगें की एक लक्षण नहीं है, आप बताएंगे निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा लक्षण है जो ध्वनि तरंगों में नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो सभी साथी याद रखेंगे, यांत्रिक होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, लेकिन विद्युत चुम्बकीय नहीं होती हैं। देखो हम आपको बताएंगे, यदि आपके दिमाग में चल रहा है सर कि आपने अनुप्रस्थ कैसे बता दिया, ध्वनि तो कुछ इस प्रकार चलती है, ठीक है, ध्वनि तो कुछ इस प्रकार चलती है, तो ये कैसी हो गई, अनुदैर्ध्य हो गई। लेकिन सर आप अनुप्रस्थ क्यों बता रहे हैं, तो हम बात करेंगे एक चीज़ की, तो उसको कहते हैं ठोस। ठोस में जब ध्वनि गति करती है, सॉरी किसमें, याद रखेंगे ठोस अच्छे से लिखेंगे, क्या, जो आपका ठोस होता है, ठोस में जब ध्वनि गति करती है तो ये अनुप्रस्थ रूप में करती है, ये याद रख लेंगे। अति महत्वपूर्ण पॉइंट कोई नहीं बताएगा आपको, जो ध्वनि होती है ये ठोस में किस प्रकार से गति करती है, तो याद रखेंगे अनुप्रस्थ रूप से। लेकिन द्रव की बात करें, द्रव के अलावा क्या हो जाएगा आपका, गैस की बात करें यानी कि हवा की, और गैस के अलावा आप बात करें प्लाज्मा की, किसकी, प्लाज्मा की। इन सभी में जो ध्वनि गति करती है, प्लाज्मा में, द्रव, गैस और प्लाज्मा में जब ध्वनि गति करती है तो ये अनुदैर्ध्य रूप में करती है, ठीक है, याद रखेंगे। और यांत्रिक तरंगों के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है, ये भी एक प्रकार से ध्वनि तरंगें ही होती हैं। लेकिन बात करें हम निर्वात की, तो याद रखेंगे निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती है, ये याद रखेंगे। आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस में ध्वनि गति नहीं करती है, तो उसका आंसर आपको निर्वात ही लगाना है। इसके अलावा हमने अनुप्रस्थ का देखा, तो ठोस में अनुप्रस्थ रूप से चलती है, लेकिन अर्धैर्ध्य रूप से किस में चलती है, आपकी द्रव, गैस और प्लाज्मा में। विद्युत चुम्बकीय क्या होता है, तो विद्युत चुम्बकीय एक प्रभाव होता है, ठीक है, याद रखेंगे। विद्युत चुम्बकीय आपका तरंग नहीं होगा, एक प्रभाव होगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय। क्या पूछा हमसे, नहीं पूछा है, तो इसका आंसर विद्युत चुम्बकीय हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि आपको पार्टी करनी है तो पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा बर्थडे में जब गुब्बारे फुलाए जाते हैं उनको हम क्या भर देते हैं, मुँह से भर देते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं अंबानी टाइप की, उन पार्टियों में क्या होता है, जो आपके गुब्बारे फुलाए जाते हैं साथी, इन गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, इसको याद रखेंगे, हीलियम गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है, जो अंबानी अडानी की पार्टियाँ होती हैं उनमें हीलियम भरी जाती है, और वरना हमारे बर्थडे होंगे तो उनमें से क्या मुँह से फुला के भर देंगे, ठीक है। जब बड़े पार्टियां होती हैं उसमें क्या भरते हैं, हीलियम। तो आपको आंसर यही लगाना है कि गुब्बारों को फुलाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं पार्टी में, तो हीलियम को, ठीक है। ये हमारे से नहीं चलता है, या बड़े लोगों की पढ़ाई है, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें आर्गन की, नाइट्रोजन की और नियोन की, तो आपने देखा होगा जो एडिसन ने बल्ब बनाया था, क्या बनाया था, आपका बल्ब बनाया था, याद रखेंगे। एडिसन ने जो आपका बल्ब बनाया था, इस बल्ब में क्या हुआ था, इन्होंने जब इस बल्ब को बनाया था तो इसमें आपका क्या बनाया था, आर्गन गैस, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, नियोन गैस, ये सारी की सारी गैसें आपके बल्ब में भरी गई थी, ठीक है। आर्गन और नियोन ये दोनों की दोनों अक्रिय गैसें हैं। देखो आप याद रखेंगे, आर्गन के अलावा आप हीलियम, जीनोन, नियोन, क्रिप्टोन, इस तरह से जो गैसें हैं ये सारी की सारी कैसी हैं, तो याद रख लेंगे आपकी अक्रिय गैसें हो जाएगी। और अक्रिय गैसें आवर्त सारणी के वर्ग 18 में रखी गई हैं, याद रखेंगे, वर्ग 18 में आवर्त सारणी में अक्रिय गैसें हैं, जिनमें हीलियम, नियोन,
आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन और ओजोन करके ऐसे, ओजोन नहीं हालांकि, और दूसरी ओसेसियन करके एक गैस है, वो अभी उसकी हाल ही में खोज हुई है, वो भी आपकी आवर्त सारणी 18 में मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे। एक बार पुनः देखते हैं अक्रिय गैसों के बारे में। रेडॉन, जीनोन, क्रिप्टॉन, आर्गन, नियोन और हीलियम, ये सारी की सारी कैसी हैं? अक्रिय गैसें हैं। और बल्ब में कौन सी गैस का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो आर्गन गैस की, आर्गन गैस का। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से, यहाँ से मिसप्रिंट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता है। क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा जानवर है जो आपके बिल में नहीं रहता है? देखो, आप इसका आंसर बताएंगे। यदि पूछे कछुआ, तो सर कछुआ क्या है? ये आपका जल में रहता है। ठीक है, तो इसका पहला आंसर जल क्या हो जाएगा? कछुआ ही हो जाएगा। हमसे पूछा है जल, लेकिन वो किस में रहता है? आपका आपका जल में रहता है। ठीक है, बिल पूछा है, जल में रहता है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। खरगोश की बात करें तो खरगोश भी अपने किस में रहता है? बिल में रहता है। धनी मूस क्या होता है सर? देखो, धान की जो खेती होती है, क्या होती है? धान की जो खेती होती है, इसमें एक विशेष प्रकार का चूहा पाया जाता है। एक चूहा पाया जाता है जो धान को बहुत तेज कुतरता है, उसी को धानी मूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धानी मूस। और छछूंदर को आप जानते होंगे, भई गति तोर छछुंदर केरी, इस तरह से कुछ कहा गया है रामायण में। ठीक है, याद रखेंगे। छछुंदर आपकी एक तरह से चूहा की प्रजाति की ही होती है। धानी मूस ये भी चूहा हो जाएगा। खरगोश ये भी आपका बिल में रहता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है अपस्मार मृगी शरीर में कौन से अंग को प्रभावित करता है? देखो, जो आपको मृगी आती है, आपको नहीं, हालांकि जिस भी व्यक्ति को मृगी आती हैं उनमें इस मृगी को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है अपस्मार। ठीक है, क्या कहते हैं साथी? इसको हम अपस्मार के नाम से जानते हैं। और याद रखेंगे, इसमें जब शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है ये पूछा है, तो याद रखेंगे जब मृगी आती है किसी व्यक्ति को तो उसका मस्तिष्क काम नहीं करता है। ठीक है, याद रखेंगे, उसका मस्तिष्क काम नहीं करता है। इस समय लोग क्या करते हैं? चप्पल सूंघाओ, पानी डालो या फिर प्याज सूंघाओ, इस तरह की क्रियाएं करते हैं ताकि मस्तिष्क कार्य करने लगे। ठीक है, तो मृगी के दौरान मस्तिष्क कार्य नहीं करता है। यकृत क्या होता है? तो इसको याद रखेंगे, ये लीवर होता है। और लीवर किससे खराब होता है? ज़्यादा दारू पीने से। ठीक है, और जब आपको दिल में चोट लग जाएगी तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। दिल टूटा प्यार में तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, और वृक्क की बात करें, ये एक प्रकार की किडनी होती है। ठीक है, क्या होती है? वृक्क को क्या कहते हैं हम लोग? किडनी के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? आप बताएंगे निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी बीमारी है जो जल जनित है। और जल जनित बीमारी की साथ ही बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हैजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? हैजा हो जाएगा। हैजा के अलावा एक आपका बुखार भी होता है, एक आपका विशेष प्रकार का बुखार होता है, ये भी आपका जल से होता है। क्योंकि जब हम दूषित जल पी लेते हैं, देखो जल से तो नहीं होता है, हालांकि पानी तो सब कोई पीता है उसको तो नहीं होता है, लेकिन जो अब आप लोग दूषित जल पी लेते हैं, कैसा? नदी का, तालाब का, पोखरों का वगैरह, इस तरह से जब पानी पीते हैं, हर खेत में अपने माता पिता जाते हैं तो कहते हैं वो काम करते करते उनको गर्मी लग गई। ठीक है, उस तरह से एक बुखार आ जाता है, उसमें क्या आ जाता है? एक बुखार आ जाता है। और इस बुखार के अलावा जब हम उस दूषित पानी को पिएंगे तो हमको हैजा भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। और आपका पेचिस जो होता है, पेचिस, इस तरह से काम करते करते जब आप नदियों का पानी पिएंगे, पोखरों का या तालाबों का, तो आपको पेचिस भी हो सकता है। तो हैजा, पेचिस और आपका एक विशेष प्रकार का बुखार होता है। और आपने सुना होगा कालरा, क्या सुना होगा? कालरा बन गया बोले गर्मी में। ठीक है, आप गर्मी में रह रहे, काम कर रहे हो और आपने नदियों का पानी पी लिया, दूषित जल, तो इससे क्या हो जाएगा? आपको इस तरह की बीमारियां हो जाती है, याद रखेंगे। अच्छा सा प्रश्न है। जल से बीमारी कौन सी हो जाएगी? हैजा, और इसके अलावा कालरा, पेचिस और एक प्रकार का बुखार। ठीक है, याद रखेंगे। गलसुआ क्या होता है? हमने कल ही बताया था आपको, ये आपके वायरस से होने वाला रोग है। किससे? तो याद रखेंगे, वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? गलसुआ हो जाएगा। जुकाम भी एक प्रकार का वायरस होता है और निमोनिया भी एक प्रकार का वायरस होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? क्या कह रहा है? जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, 1925 में एम.एन. राय के द्वारा। किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। किसकी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम.एन. रॉय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। लेकिन बात करें 1923 की, तो इस समय चित्तरंजन दास, आपने सुना होगा चित्तरंजन दास के साथ और कौन थे? आपके मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जो कि सुभाष, आपके माफ़ी चाहेंगे, आपके जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाई थी? एक होम रूल पार्टी बनाई थी। क्या बनाई थी? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्वराज पार्टी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को बनाई थी। ठीक है, 1885 में सभी को पता होगा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो याद रखेंगे इसकी स्थापना आपकी होती है 1885 में। इसके अलावा 1980 में क्या होता है? तो अटल जी के नेतृत्व में, किसके द्वारा?
अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, अटल जी के द्वारा क्या की जाती है, बीजेपी की स्थापना की जाती है, जो कि वर्तमान में एनडीए के रूप में सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1980 में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे अटल जी के नेतृत्व में की गई थी। तो एक बार पुनः देखते हैं, 1980 में अटल ने बीजेपी बनाई, 1885 में आपकी कांग्रेस बनी। कांग्रेस किसने बनाई थी, ए ओ ह्यूम ने, और डफरिन के दिमाग की उपज कहते हैं। इसके अलावा 1923 में आपकी चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने क्या बनाई थी, स्वराज पार्टी, यानी कि होम रूल पार्टी। और इसके अलावा 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को बनाया गया एम एन राय के द्वारा। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी भी वर्तमान में दो हिस्सों में टूट चुकी है। ठीक है, एक लेनिनवादी, एक मार्क्सवादी के रूप में दो हिस्सों में ये टूट चुकी है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य हैं। क्या कह रहा है, कितने मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, याद रखेंगे। 6 है, 11 या फिर 8 12 या फिर आपकी 6 10 और या 7 11। ठीक है, देखो मूल संविधान की बात करें यहाँ पर, मूल संविधान की, किसकी, मूल संविधान की बात करें साथी, तो मूल संविधान में आपके 7 मौलिक कर्तव्य थे, सॉरी 7 आपके मौलिक अधिकार थे। क्या थे मूल संविधान में, 7 आपके फंडामेंटल राइट थे, मौलिक कर्तव्य तो थे ही नहीं। ठीक है, जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज ये आपकी मूल संविधान में 0 थी, याद रखेंगे। ठीक है, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य हैं, इनको भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाता है। किसके तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाता है 1976 में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा इस समय कितनी जोड़ी गई थी, 10 जोड़ी गई थी, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, कितनी जोड़ी गई थी, तो 10 जोड़ी गई थी। और 11वीं के बारे में हमने कई बार बताया है आपको, 86वां संविधान संशोधन होता है और शिक्षा से संबंधित होता है, और 2002 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अटल जी की सरकार में, ये भी याद रखेंगे। तो वर्तमान में 10 और 1 11। ठीक है, जिसमें ऑप्शन 11 है तो उसका आंसर मौलिक कर्तव्य सही होने वाला है। तो मौलिक कर्तव्य 2 में है। ठीक है, 2 में आपका 11 है। लेकिन मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार आपके मौलिक संविधान था, यानी कि जो मूल संविधान था उसमें 7 थे। लेकिन वर्तमान में एक 44वां संविधान संशोधन हुआ मोरारजी देसाई की सरकार में। मोरारजी देसाई की सरकार में 1978 में आपका 44वां संविधान संशोधन होता है। इसमें आपका एक संपत्ति का जो अधिकार था, कौन सा, संपत्ति का अधिकार था, इसको कर दिया खत्म। क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन थे। तो मूल संविधान में तो 7 थे, लेकिन वर्तमान में जब एक ये आपका कट चुका है तो कितने बचे, 6 बचे। तो इस कारण आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा 12 क्या है, तो 12 के बारे में याद रखेंगे, वर्तमान में आपकी क्या है, शेड्यूल, यानी कि अनुसूची कितनी है साथी, आपकी वर्तमान में अनुसूचियां 12 हो जाएंगी। ठीक है, ये भी याद रख लेंगे आप लोग। इसके अलावा बात करेंगे हम 8 तो आपके मूल संविधान में अनुसूचियां थी, ये भी याद रखेंगे। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो चुकी है, 12 हो चुकी है, ये भी याद रखेंगे। पहले संविधान संशोधन के तहत आपकी 9वीं जोड़ी जाती है। इसके अलावा 52वां संविधान संशोधन 10वीं, 73वां संविधान संशोधन 11वीं और 74वां संविधान संशोधन 12वीं। ठीक है, इस तरह से 12 आपकी अनुसूचियां हो चुकी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक थी। क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा राज्य है जिनमें जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। तो याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरल के हैं, क्योंकि यहाँ पर साक्षरता भी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से केरल में सबसे अधिक क्या हो जाएगी, जीवन प्रत्याशा, क्योंकि उनको पता होगा किस प्रकार से बच्चे को हमको पालन पोषण करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक कहाँ पर, केरल में। लेकिन सबसे असाक्षर यानी कह सकते हैं निरक्षर कहाँ के लोग हैं, तो बिहार के। तो सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा कहाँ पर हो जाए, सर्वाधिक कम पूछे जीवन प्रत्याशा कहाँ पर हो जाएगी, तो बिहार में हो जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश आपका किसी में नहीं है, मिडाइबल में रहता है। और मिजोरम है, ये याद रखेंगे, केरल के बाद दूसरा सबसे साक्षर राज्य कौन था, ये भी आपका मिजोरम था। एसएससी जीडी ने ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है, हो सकता है आर्मी जीडी में भी पूछ ले। ठीक है, मिजोरम और केरल के बारे में याद रखेंगे, सबसे पहले केरल में साक्षरता, उसके बाद मिजोरम में साक्षरता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है साथी, कह रहा है प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया था। पद्मावत महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया था, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो सभी साथी याद रखेंगे, मलिक मोइनुद्दीन जायसी, देखो यहाँ पर कितने घुमाकर ऑप्शन दिए, मलिक मोइनुद्दीन जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, यदि आपको जायसी आप लोगों ने रटा है तो जायसी अब आप बताओ किस में लगाएंगे। ठीक है, तो आपको इसलिए पूरा नाम, कोई आप पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं तो उसको पूरी तरह से जान के रखिए। ठीक है, तो याद रखेंगे जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, इनके द्वारा पद्मावत लिखा गया था। क्या लिखा गया था, पद्मावत इनके द्वारा लिखा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अबुल फजल की, किसकी, अबुल फजल की सर बात करेंगे तो अबुल फजल ने क्या लिखा है, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। क्या लिखा है, अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखा है, ये आपका अबुल फजल ने लिखा है, और ये अकबर के नवरत्नों में एक था, ये भी याद रखेंगे। सर अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो के सबसे पहले तो गुरु पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, याद रखेंगे, अमीर खुसरो के बारे में इनके गुरु पूछे जाते हैं। गुरु कौन थे, तो निजामुद्दीन औलिया। क्या थे, याद रखेंगे,
निजामुद्दीन औलिया इनके क्या थे, गुरु थे। ठीक है, याद रखेंगे निजामुद्दीन औलिया साथी इनके गुरु थे। और इन्होंने ये नारा दिया था, दिल्ली अभी बहुत दूर है। क्या दिया था, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था, आपके निजामुद्दीन औलिया ने। इसके अलावा ये गुरु किसके थे, तो अमीर खुसरो के थे। इनकी दरगाह कहाँ पर बनी है, यानी कि जब ये खत्म हो गए तो इनकी दरगाह बनी, ये दिल्ली में बनी है। ठीक है, और दिल्ली का सबसे बड़ा स्टेशन भी निजामुद्दीन औलिया स्टेशन के नाम से जाना जाता है। जो आपका रेलवे स्टेशन है दिल्ली का सबसे बड़ा, निजामुद्दीन औलिया। इसके अलावा बात करेंगे अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहते हैं। क्या कहते हैं साथी, तोता ए हिंद। तोता ए हिंद किसे कहते हैं, तो अमीर खुसरो को कहते हैं। और अमीर खुसरो ने क्या किया था सर, अमीर खुसरो को तबला का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, तबला का जनक कहते हैं, सितार का जनक कहते हैं। ठीक है, सितार का जनक कहते हैं। इसके अलावा अमीर खुसरो की एक पुस्तक है मिफ्ताह। क्या है, याद रखेंगे, अच्छी सी पुस्तक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है आपसे। कह रहा है मिफ्ताह ए, मिफ्ताह उल। ठीक है, ए या फिर उल। ठीक है, याद रख लेंगे मिफ्ताह उल, मिफ्ताह उल कर फलतू करके इस पुस्तक है, याद रखेंगे मिफ्ताह उल फतू। ठीक है, याद रखेंगे ये पुस्तक किसकी है, तो याद रखेंगे अमीर खुसरो की है। मिफ्ताह उल फतू पुस्तक किसकी है, अमीर खुसरो की। ठीक है, याद रखेंगे। और तोता हिंद, तबला सितार के जनक, ये सभी क्या कहे जाते हैं, अमीर खुसरो कहे जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत की रचना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, अगला प्रश्न कह रहा है चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ। क्या कह रहा है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। क्वेश्चन आपसे पूछा है, जो आपका चित्तौड़गढ़ है यहाँ पर विजय स्तंभ किसने बनवाया था। तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, जो आपका राणा कुंभा था। कौन था, राणा कुंभा था। इसके द्वारा चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया गया था। बात करेंगे राणा सांगा की, तो इसने आपका खानवा का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध किसने लड़ा था, क्वेश्चन पूछ लेगा। तो याद रखेंगे 1527 में। सब कब लड़ा था सर, तो 1527 में लड़ा था और बाबर के साथ लड़ा था। और जो आपका राणा सांगा था, इसने अपना इसका हाथ नहीं था, इसकी एक आंख नहीं थी, इसका एक पैर नहीं था, फिर भी इसने बाबर के सामने क्या लड़ा, खानवा का युद्ध लड़ा। ठीक है, और जब इसको क्या हुआ, चोटिल हो गया, तो इसके शरीर में 80 घाव आए थे, लेकिन फिर भी ये जीवित था। ठीक है, महाराणा प्रताप की बात करेंगे, तो इन्होंने 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, कौन सा साथी, याद रखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था, तो महाराणा प्रताप की तरफ से इनका सेनापति था, उन्होंने इसका युद्ध लड़ा था। ठीक है, याद रखेंगे। और अब ऐसे सबूत मिल चुके हैं कि महाराणा प्रताप ही हल्दी घाटी का युद्ध जीतते हैं। कई इतिहासकार या आपको कई टीचर ऐसा पढ़ाते हैं कि अकबर जीता था, अकबर नहीं जीता था। ठीक है, याद रखेंगे, अकबर नहीं जीता था। इसमें कौन जीता था, तो याद रखेंगे आपका महाराणा प्रताप का सेनापति या महाराणा प्रताप जीते थे। ठीक है, अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखेंगे मान सिंह ने किया था। साथी किसने किया था, मान सिंह के द्वारा किया गया था, ये भी याद रख लेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि इस तरह की क्लास आपको और चाहिए तो आप सेशन को लाइक करेंगे, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, आजकल लोग IPL देखने में बिजी है, ना तो वीडियो देख रहे हैं ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, देखते रहिए GS Up by DS सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।